मेरा कोई अपना नहीं है। सगे पापा ने मुझे और माँ को घर से निकाल दिया क्योंकि मैं बेटी पैदा हुई। तब मैंने पहला बर्थडे भी नहीं मनाया था। माँ ने दूसरी शादी की। उसके पति को मैंने पापा माना, लेकिन उनके पिता ने मेरा रेप कर दिया। तब मैं महज 12 साल की थी। माँ ने तो तीसरी शादी कर ली, लेकिन मैं उसके पति को पापा नहीं मान सकी। अभी 12वीं में हूँ। 6 साल से रेप विक्टिम सेंटर ही मेरा घर है। मैं तनीषा, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जन्मी। पापा को बेटा चाहिए था। इस वजह से मेरे पैदा होते ही वे माँ को टॉर्चर करने लगे। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक रात उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। इसके बाद माँ मुझे लेकर लखनऊ आ गई और एक आश्रम में रहने लगी। उस वक्त मैं 5-6 महीने की थी। इसके बाद माँ ने दूसरे शख्स से शादी कर ली। मैंने उसी शख्स को अपना पापा माना क्योंकि बचपन से उन्हें ही पापा के रूप में देखा। 3 साल की थी तब एक भाई हुआ। फिर 2 साल बाद एक बहन हुई। मैं भाई बहनों में बड़ी थी, सबकी देखभाल करती थी। पापा दिन भर घर से बाहर रहते थे और देर शाम घर आते थे। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। जब मैं 10 साल की हुई तो माँ ने पापा से कहा कि इसका स्कूल में दाखिला करा दीजिए। इस बात से पापा नाराज हो गए। उन्होंने माँ से साफ साफ कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस बात को लेकर माँ पापा में लड़ाई होने लगी। गुस्से में माँ ने पापा की साइकिल बेच दी और एक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। इसके बाद माँ ने पापा से कहा कि वो नौकरी करेंगी और अपनी बेटी को पढ़ाएंगी। उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी ढूंढ लिया। इससे पापा और माँ के बीच और ज्यादा झगड़े होने लगे। पापा का कहना था कि हमारे घर की कोई औरत बाहर काम नहीं करने गई है, तुम भी घर पर ही रहो। माँ जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाती थीं, वहां एक शख्स से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। माँ घर में वैसे ही परेशान रहती थीं, पापा से उनकी पटती नहीं थी। एक रोज माँ ने कहा कि चलो एक चाचा के घर चलना है। मैं माँ के साथ चल पड़ी। बाकी भाई बहन वहीं रह गए। वह आदमी मेरे से अच्छे से बात करता था और मेरी देखभाल भी करता था। माँ कहती थी कि ये तुम्हारे पापा हैं, लेकिन मैं कहती थी कि मेरे पापा तो दूसरे हैं, इन्हें पापा कैसे मानूं। माँ ने मुझे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन मैं उस आदमी को पापा नहीं बोल सकी। मैंने माँ से साफ कह दिया कि आप पति बदल लोगे, लेकिन मैं पापा नहीं बदलूंगी। इस पर वो आदमी माँ से झगड़ने लगा कि अगर ये लड़की मुझे पापा नहीं बोलेगी तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। 2 महीने बाद माँ दोबारा मेरे भाई बहन वाले घर लौट आई। आते ही पापा से उनकी कहा सुनी हुई। दादा दादी का कहना था कि इस औरत को घर में नहीं आने दो, ये दोबारा भाग जाएगी। जैसे तैसे करके पापा ने माँ को रख तो लिया, लेकिन मुझसे बार बार पूछते थे कि तुम दोनों कहाँ थे, तुम्हारी माँ किसके घर रहती थी। माँ ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया था। अब मैं चीज़ों को समझने लगी थी। मुझे पता चल चुका था कि ये पापा सौतेले हैं। मेरे भाई बहन भी सौतेले हैं। असली पापा कौन हैं और कहाँ हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी ने बताया ही नहीं। माँ ने बस इतना ही बताया कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए हम अलग हो गए। एक रोज मैंने पापा से सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ ही दोषी है। वो अगर ठीक से रहती तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इसके बाद पापा ने माँ को घर से निकाल दिया। माँ दोबारा उसी आदमी के पास चली गई। मैं ना तो माँ के साथ गई और ना ही माँ ने मुझे साथ ले जाना जरूरी समझा। कुछ दिनों बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे और मेरे सौतेले भाई बहनों को छोड़ दिया और दूसरे शहर जाकर रहने लगे। मैं भाई बहनों के साथ दादा दादी के साथ रहने लगी। वहाँ कॉलोनी में बच्चों के लिए एक NGO काम करता था। वहाँ काम करने वाली दीदी ने मेरा एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। मैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। इस तरह एक एक दिन करके वक्त गुजरने लगा। अब मैं 12 साल की हो चुकी थी। 2015 की बात है। दादी कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ गई थीं। वहाँ शादी थी। हम तीनों भाई बहन और दादा घर पर थे। हमारे घर में एक ही कमरा था, उसी में सभी लोग सोते थे। एक रात नींद में मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं चौंक कर उठी तो देखा कि दादा मेरे बेड पर हैं। मैंने जैसी ही कुछ बोलना चाहा, उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। मैंने छुड़ाने की पूरी कोशिश की तो उन्होंने पास पड़ा बैट मुझ पर दे मारा। मैं डर गई, कांपने लगी। सुबह मैं गुमसुम थी। भाई बहन पूछने लगे कि क्या हुआ है, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं सकी। अगले दिन दादा ने रात में वैसा ही किया। मैंने विरोध किया तो खूब मारा। इसके बाद तो उनका ये रोज का काम हो गया। उन्होंने मेरा रेप करना भी शुरू कर दिया। वे जब भी मौका पाते या घर में कोई नहीं होता, मेरा रेप कर देते। मैं घर में न किसी से कुछ बोलती थी, न ही किसी से यह सब शेयर करती थी। एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। भाई बहन दादा से कहते थे कि दीदी को कुछ हो गया है, इसका इलाज कराओ। इस पर दादा कहने लगे कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसके शरीर में भूत घुस गया है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने मेरा स्कूल छुड़वा दिया।
घर से कहीं जाने पर रोक लगा दी। कुछ दिनों बाद वो दीदी घर आईं जिन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया था। वे घर आकर पूछने लगीं कि स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, क्या हुआ है। इस पर दादा गुस्सा हो गए। उन्होंने दीदी को भला बुरा कहा और घर से भगा दिया। दीदी शायद समझ गई थीं कि सब कुछ ठीक नहीं है। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। धीरे धीरे मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन मैंने दादी से सब कुछ बता दिया। मुझे लगा कि दादी मेरी मदद करेंगी, लेकिन वो तो उल्टे मुझ पर ही बरस पड़ीं। कहने लगीं कि तुमने मेरे मर्द को फंसा लिया है, तुम ही दोषी हो। एक रात दादा मेरे पास आए। नींद तो मुझे आती नहीं थी। जैसे ही वे मेरे बेड पर आए, मैंने फौरन बेड से कूदकर कमरे की लाइट जला दी। दादा बिना कपड़ों के थे। दादी भी उठकर बैठ गईं। इस हाल में दादा को देखकर उन्होंने मेरे सामने दादा को खूब भला बुरा कहा। खैर, इसका दादा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन के बाद से तो वे दादी के सामने भी मेरे साथ जबरदस्ती कर देते थे। डर और लोकलाज के मारे दादी भी किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं। एक रात दादा मेन गेट का दरवाज़ा लगाना भूल गए। मुझे लगा कि ये सही मौका है यहाँ से निकलने का। रात में ही भागकर मैं उस एनजीओ के पास चली गई जिसने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया था। मैंने वहाँ की दीदी से सारी बातें बताई। इसके बाद वो दीदी मुझे चाइल्ड हेल्पलाइन लेकर गईं। वहाँ मेरे बयान दर्ज किए गए। दादा को वहाँ बुलाया गया और उनसे पूछताछ हुई। वहाँ वे कहने लगे कि ये लड़की ही मुझसे कहती थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करो, मेरा कोई दोष नहीं है। इसके बाद मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ और दादा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया। अभी मेरा केस उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है। चूंकि तब मैं नाबालिग थी, इसलिए मुझे लखनऊ के एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया। वहाँ पढ़ने के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। मैं यहाँ पढ़ाई तो करने लगी, लेकिन पुरानी बातों को भूल नहीं पा रही थी। अंदर से घुटन महसूस होती थी। अक्सर रोती रहती थी। कभी कभी तो लगता था कि मैं ही कसूरवार हूँ। मेरी वजह से ही मेरा परिवार बिखर गया। दादा को जेल हो गई। रिश्तेदार भी मुझे ही दोषी मानते थे। इस तरह एक एक करके दिन बीतते गए। मैं 8वीं क्लास में पहुंच गई। इस बीच 2 बार दादी मिलने आईं। उन्होंने मुझसे कहा कि केस वापस ले लो, अपने दादा को जेल से छुड़ा लो, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं। जब मैं उन्हें मना कर देती तो वो मुझ पर दबाव बनाने की भी कोशिश करने लगीं। स्कूल की प्रिंसिपल को इसके बारे में पता चला। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और समझाया कि मैं किसी भी तरह के दबाव में न आऊं, केस वापस न लूं। 2018 में उस अनाथ आश्रम से मुझे नवजागृति सेंटर भेज दिया गया। यहाँ मेरा कोएड स्कूल में दाखिला करवा दिया गया, जहाँ मैंने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की। कोएड स्कूल में पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे लड़कों से घिन आती थी, डरती थी। मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी। वहाँ मेरे मैथ्स के सर हुआ करते थे। उन्होंने क्लास के लड़कों को मेरे बारे में बताया और कहा कि इससे बात किया करो। सच कहूँ तो उन सर ने और क्लास के लड़कों ने मेरी काफ़ी मदद की। उन्हीं की वजह से मैं उस सदमे से उबर सकी। इसके बाद मैं लखनऊ के रेड ब्रिगेड सेंटर में रहने लगी। यहाँ मुझे छोटे बच्चों के स्कूल का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। अभी 12वीं में हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। खाना पीना रहना सब कुछ सेंटर मुहैया कराता है। मुझ पर दादी और रिश्तेदारों का काफ़ी दबाव रहता है कि दादा को माफ़ कर दूँ, लेकिन नहीं करूँगी। आज तक मैं उस हालात से उबर नहीं पाई हूँ। आज भी सपने में बुदबुदाती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ। दूसरी बात यह भी कि अगर मैंने दादा को माफ़ कर दिया तो बाकी लड़कियों को क्या मुंह दिखाऊंगी जो इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती है। जिस पिता ने पैदा किया वो कहाँ है नहीं पता। न मैं कभी उनसे मिली न वे मिलने आए। जिसे मैंने पापा माना उन्हें मुझसे अब मतलब नहीं। एक बार भी उन्होंने यह पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है। कहा जाता है कि माँ के पास बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं, लेकिन मुझे माँ के पास जाने में डर लगता है। कल को उस आदमी ने भी मेरे साथ वही हरकतें करनी शुरू कर दी तो मैं क्या करूँगी। ये सच है कि मैं बहुत कुछ गंवा चुकी हूँ, लेकिन एक सुकून ये कि कम से कम सुरक्षित तो हूँ।